करीब 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सुरंग में फायर करता है और ये बीम विज्ञान द्वारा आज तक पैदा की गई सबसे ऊंची ऊर्जा पर आपस में टकराती है। ये ऐसा ही है जैसे बुनने की सलाई को अटलांटिक के दोनों छोरों से शूट करें और वो एक दूसरे से ठीक बीच में टकराए। इस टक्कर से प्रोटॉन बिखर कर नए कणों को जन्म देते हैं और शायद इन्हीं में हिग्स बोसॉन भी शामिल हो, जो कि 3800 वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिग्स के पीछे मिलने वाले संभावित कणों की खोज में 5 साल बिताए हैं। 14 मार्च सन 2013 को LHC ने अपना काम बखूबी किया। माहौल उत्तेजना से भरा था। 20 साल की उम्र के फिजिसिस्ट रात भर हॉल में सोए थे ताकि लेक्चर हॉल में एक बढ़िया सी सीट मिले। और 1970 के दशक में जिन फिजिसिस्ट ने इस आइडिया की खोज की थी और वो अब 80 साल के हो गए थे, उन्हें पूरी दुनिया से यहाँ लाया गया था। इसे गुप्त रखना बहुत जरूरी था और ये एक ऐसा सेमिनार था जिसे आप अपनी जिंदगी में मिस नहीं करना चाहेंगे। शायद बात बन गई है। हिग्स बोसॉन की खोज बिग बैंग को समझने की हमारी कोशिश के आखिरी पड़ावों में से एक है। ये एक बड़ा जज्बाती पल था और लोगों की आंखें भर आई। पीटर हिग्स और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की कोशिशों के कारण हम पहले सेकंड के महत्वपूर्ण पल को समझ पाए। अब हमारे पास किसी ब्रह्मांड को बनाने के लिए जरूरी तमाम चीजें हैं। अब से 1000 साल बाद जब किताबें लिखी जाएंगी तो भी लेखकों को वो पल याद होगा जब हमें हिग्स बोसॉन मिला था। हमारे आसपास मैटर भी था, इंसान भी थे, आसमान में तमाम सितारे और ग्रह भी थे। नहीं था तो सिर्फ हिग्स बोसॉन। लेकिन अब ये भी हमें मिल गया है। हिग्स मैकेनिज्म, हिग्स फील्ड के बिना मास का निर्माण हो भी जाए तो उसमें एटम नहीं होते। एटम के बिना संरचना नहीं होती, हम नहीं होते। इसीलिए इस कण को एक दूसरा नाम मिला है। इसे कहा जाता है गॉड पार्टिकल। इसके बिना हम मौजूद नहीं हैं। हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन के बिना ना तो तारे होते, न ग्रह और न ही लोग। लेकिन ये नई खोजें सिर्फ हमारे कदमों को जमीन पर रखने के लिए नहीं, उससे आगे की स्थितियों के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। ब्रह्मांड के पहले सेकंड के दौरान जब हिग्स फील्ड वजूद में आया तो कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि शायद इसने सुपर फोर्स के विघटन की शुरुआत कर दी हो। हिग्स बोसॉन के बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता और हमें लगता है कि हिग्स बोसॉन की एक पूरी श्रृंखला सुपर फोर्स की समानता को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थी ताकि हमारी 4 शक्तियां उत्पन्न हो सकें। इसीलिए जब हमने हिग्स बोसॉन को पाया तो फिजिक्स की सभी लैब्स में शैंपेन की बोतलें खोली गईं और हम सबने एक शानदार पार्टी की। इसके बाद 2 अंतिम बल बट गए। कमजोर न्यूक्लियर फोर्स के बिना सितारे चमकेंगे नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो ताकत है जो हमारे लगभग हर कामकाज को नियंत्रित करती है, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर की केमिस्ट्री को भी। अब कमजोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी के साथ मिलकर हमारे इस ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं। इन 4 बलों के जरिए हमारे पास अब एक ऐसा ब्रह्मांड है जो हमारे घर की रचना कर सकता है। हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले फिजिक्स के नियम इन बुनियादी बलों के केंद्र में हैं और ये बल ब्रह्मांड के विकास को संचालित करते हैं। जब तक हम इन 4 बलों से हाथ मिलाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते, ये तस्वीर पूरी नहीं बनेगी। और LHC ही एकमात्र ऐसा प्रयोग नहीं है जो इस काम को करने के संबंध में सुराग दे। साउथ पोल पर लगे बाइसेप 2 टेलीस्कोप को ऐसे तापमान मिले जो LHC से भी 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा थे और हर चीज को आपस में एकजुट करने लायक गर्म थे। बाइसेप प्रयोग ने हमें इन्फ्लेशन के एनर्जी स्केल का एक माप दे दिया है और ये एनर्जी स्केल वाकई बहुत ऊंचा है। ये इतना ऊंचा है कि हम ये सोचने लगते हैं कि इन्फ्लेशन प्रकृति के तमाम बलों को एकजुट कर देगा। ये एक ऐसा एनर्जी स्केल है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि अगर फिजिक्स, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स के बुनियादी बल एक साथ जुड़ जाएं तो एक बड़ा बल बन जाए। आज फिजिक्स के लिए नया सुनहरा दौर है।
LHC में हिग्स की खोज और बाइसेप 2 में ग्रेविटेशनल वेव को ढूंढे जाने से वैज्ञानिकों को बुनियादी बलों को एकजुट करने और कॉस्मोलॉजी को गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। सब कुछ इसी थ्योरी पर निर्भर है। इन ग्रेविटी तरंगों का पता लग जाने से इन्फ्लेशनरी थ्योरी के इतने अच्छे ढंग से काम करने से मुझे ये उम्मीद बन रही है कि एक ऐसी बुनियादी थ्योरी को ढूंढना मुमकिन हो सकता है जो प्रकृति के तमाम बलों को एकजुट कर दे, जो ये बताए कि बिग बैंग के शुरुआती पलों में क्या कुछ हुआ होगा, और वो भी हमारे अपने जीवन का। हम अब ब्रह्मांड के पहले सेकंड के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। कॉस्मोस इस वक्त रेडिएशन और मैटर की धूम है और यहाँ प्रकृति के 4 बुनियादी बलों का जन्म हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि पहले सितारे को चमकने का मौका मिलता, एक रहस्यमय मैटर से इसके वजूद के लिए खतरा पैदा हो गया। ब्रह्मांड के इतिहास का पहला सेकंड, सबसे महत्वपूर्ण सेकंड लगभग खत्म हो चुका है। अब ब्रह्मांड का विस्तार 20 प्रकाश वर्ष जितना है और ये प्रकाश और मैटर की एक बड़ी सी गर्म गेंद है। लेकिन कॉस्मोस को हिला कर रख देने वाला एक महायुद्ध शुरू हो चुका है। एटम का निर्माण करने वाले बुनियादी कण पूरे शुरुआती ब्रह्मांड को भर चुके हैं, लेकिन इन्हें एक युद्ध का सामना करना होगा। इस युद्ध का परिणाम ही हमारे भविष्य को तय करेगा। कारण ये कि मैटर का एक अनर्थकारी जुड़वा भी होता है, ये है एंटी मैटर, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये कई मायनों में एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर आप मैटर का एक ढेर लें और उतना ही एंटी मैटर लें और उन्हें आपस में टकरा दें तो इनसे एनर्जी पैदा हो जाएगी, और आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के मुताबिक ये ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। मैटर और एंटी मैटर एक साथ रह ही नहीं सकते। संपर्क होने पर ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ये कॉस्मिक हिंसा जारी रहती है क्योंकि आज नजर आने वाले मैटर से अरबों गुना ज्यादा मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराने पर खत्म होते रहते हैं। ब्रह्मांड का भविष्य अधर में लटका है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रह्मांड को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ होना चाहिए था आधा मैटर और आधा एंटी मैटर, और तब हमारा खात्मा हो जाता। हमें समझ नहीं आता कि हम क्यों मौजूद हैं। इस महायुद्ध के अंत में मैटर की जीत हुई, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये है कि आज हम ब्रह्मांड को जिस रूप में देखते हैं उसमें इतने सारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्यों हैं? हम आसमान में जो गैलेक्सी और तारे देखते हैं वो सब मैटर से बने हैं, एंटी मैटर से नहीं बने हैं। न जाने कैसे शुरू से ही मैटर और एंटी मैटर के बीच का संतुलन हल्का सा असंतुलित था। एनर्जी के जरिए बनने वाले मैटर और एंटी मैटर के हर एक अरब कणों में मैटर का एक अतिरिक्त कण होता है, और 1 अरब में केवल एक कण का ये छोटा सा असंतुलन उन सब गैलेक्सीज और सितारों के निर्माण के लिए काफी है जो आज हमें ब्रह्मांड में नजर आते हैं। लेकिन क्या हालात इससे अलग भी हो सकते थे? अगर एंटी मैटर इस युद्ध में जीत जाता तो क्या होता? अगर मैटर के बजाय एंटी मैटर जीत जाता तो भी शायद ब्रह्मांड ऐसा ही दिखता। तब हम शायद एंटी मैटर से बनते और तब हम उसे मैटर कहते। एंटी लवर्स कारों में बैठे होते, एंटी कार एंटी मून को देख रही होती, तब भी एंटी लव होता और सब कुछ आज जैसा ही लगता। लेकिन मैटर एंटी मैटर से ज्यादा क्यों रहा? आखिर ब्रह्मांड असंतुलन से क्यों बना? लार्ज हेड्रन कोलाइडर में मौजूद प्रोफेसर टेरा शियर्स इस बारे में जानना चाहती है। हम ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि मैटर और एंटी मैटर की मात्राएं कितनी अलग हैं और इन दोनों में कितना फर्क है। क्या वो इस सिलसिले में हमारी समझ से मेल खाती हैं? क्योंकि हम लोग इस बात को नहीं समझते। LHC के नतीजों से पता चलता है कि एंटी मैटर और मैटर के बीच का फर्क हमारी उम्मीद से कहीं कम है। ऐसा क्यों है, ये बताने के लिए वैज्ञानिकों को ये जानना होगा कि कौन सी बात तराजू के पलड़े को मैटर के पक्ष में झुका रही है।
मुझे उम्मीद है कि भविष्य में किसी न किसी तरह हम यहाँ इस सिलसिले में एक माप बना लेंगे, जिससे हमें कोई रास्ता नजर आए। हम ये देख पाएं कि ब्रह्मांड में और क्या कुछ मौजूद है, जिसके जरिए हम इसे समझ पाएंगे। हम अब भी कॉस्मोस के उस पहले सेकंड को पूरी तरह नहीं समझते हैं, लेकिन हम इस बारे में जो बहुत कुछ जान गए हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के पक्के इरादों और प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक सभ्यता के तौर पर हम ब्रह्मांड में अपनी स्थिति के बारे में अपनी समझ का विस्तार कर रहे हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो कुछ करते हैं उससे हमें बड़ा लगाव है। पहला सेकंड खत्म हो चुका है। ब्रह्मांड में आज हम जो कुछ देखते हैं उसके निर्माण करने वाले तत्व पहले ही पनप चुके हैं। पहले सेकंड से हम जो कुछ समझते हैं उससे हमें उसके बाद वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में काफी कुछ पता चलता है। ब्रह्मांड के पहले सेकंड में कमाल की संभावना थी। ये एक ऐसा ब्रह्मांड था जिसमें एकदम बुनियादी बल और मैटर के शुरुआती घटक मौजूद थे। इनसे क्या मिलने वाला था? इनसे एक पूरा ब्रह्मांड मिलने वाला था। इनसे शेक्सपियर की कृतियां और 50 सेंट का संगीत मिलने वाला था। हम जितना आगे जा चुके हैं उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, और मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड की शुरुआत इससे अलग तरह की रही होगी। शायद इसमें 5 साल लगे या शायद इसमें 500 साल लगे, लेकिन मुझे वाकई यकीन है कि एक दिन हम मैथमेटिक्स के आधार पर समझ लेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। अगले कुछ मिनटों के दौरान ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने अपने पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई बना लिए। लेकिन पहले एटम के आने में अभी 3,80,000 साल और लगने थे। फिर लाखों करोड़ों साल के दौरान ये एटम आपस में जुड़े और इनसे पहले सितारे और मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज बनी। बिग बैंग के 9 अरब साल से भी ज्यादा बाद हमारे सूर्य और हमारे ग्रह पृथ्वी का जन्म हुआ।